जय हिंद साथियों, अपन आज से बात करेंगे राजस्थान के भूगोल को लेकर कि राजस्थान के भूगोल में जो भी क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में आ रहे हैं तो उन पर अपने सबसे पर चर्चा करेंगे। से राजस्थान के भूगोल को अपने पढ़ने का ये रहेगा कि सबसे पहले इसके नामकरण को देखेंगे, फिर इसकी स्थिति राजस्थान की कि विश्व के संदर्भ में कहाँ पर है, महाद्वीप के संदर्भ में कहाँ पर है, भारत के संदर्भ में कहाँ पर है, उसके बाद में इसका विस्तार, इसकी सीमाओं को देखेंगे, उसके बाद में इसकी आकृति किस प्रकार की है। तो राजस्थान को आज अपने पढ़ने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो मैपिंग है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि राजस्थान की जो मैपिंग है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। भूगोल के अंदर आपको मैपिंग अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ से आपके 50% क्वेश्चन तो नॉर्मली आप सही कर लोगे। तो सबसे पहले अगर अपने बात की जाए, यहाँ से चले गंगानगर के बाद में बीकानेर, जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्लियर। यहाँ से अपन चले तो हनुमानगढ़ आ गया, चूरू, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद में यहाँ पे कौन है, जयपुर के बाद में यहाँ पे अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, बारा, झालावाड़, और उसके बाद में चित्तौड़ का कुछ हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और ये वापस से बांसवाड़ा। इसके बाद में यहाँ पे राजसमंद आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, पाली आ जाएगा और नागौर आ जाएगा। तो आपको राजस्थान के जिलों का जो एक दूसरे के साथ सीमा टच कर रहे हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिले जैसे आपको दे दिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि कौन से जिले के साथ में सीमा संलग्न है या नहीं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा उत्तर से पूर्व की ओर जिलों का क्रम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन से जिले की सीमा एक दूसरे से टच हो रही है या नहीं हो रही है। दक्षिण से पूर्व से दक्षिण की ओर भी आपको जिलों का क्रम दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका यही काम है कि आप इसको अच्छे से मैपिंग को अपने कॉपी के अंदर बनाइए अपने हाथ से। अगर इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मल आपको हो जाएगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना आपकी नहीं रहेगी। तो आज अपने सबसे पहले बात करते हैं नामकरण को लेकर कि राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, किस प्रकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसके सबसे प्राचीनतम जो नाम मिलता है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है, राजस्थान द्वितीय, ये आपको क्या मिलेगा, नाम मिलेगा। तो इसको आप ध्यान में रखना कि सबसे प्राचीनतम जो नाम मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, बसंतगढ़ अभिलेख है। बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ पर है, सिरोही के अंदर, और इस सिरोही अभिलेख के अंदर क्या मिलता है, राजस्थानी द्वितीय आपको नाम मिलेगा राजस्थान का। क्लियर है। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये हो गया। उसके बाद में मोणोत नैन्सी, उसके बाद में जोधपुर के अंदर महाराजा के यहाँ पे रहते थे ये, और उसके बाद में राजरूपर, इन लोगों की जो पुस्तक है उसके अंदर आपको राजस्थान नाम मिलता है। क्लियर। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। और उसके अलावा राजपूताना नाम, कि इसका राजपूताना नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो आपको पता है मध्यकाल के अंदर तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जॉर्ज थॉम, इन्होंने सबसे पहले जो शब्द यूज किया था राजस्थान के लिए वो राजपूताना शब्द प्रयोग किया था। तो इसको आप ध्यान रखना कि राजपूताना जो शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, जॉर्ज थॉम ने। इन्होंने 1800 ईस्वी के आसपास में क्या लिया था, ये राजपूताना नाम लिया था। उसके बाद में इसका जो उल्लेख मिलता है, ये उल्लेख मिलता है विलियम फ्रैंकलिन है, उनकी पुस्तक है द मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, इनकी एक पुस्तक थी। उसके अंदर 1805 के अंदर ये पुस्तक क्या होती है, प्रकाशन होता है। इसके अंदर इसका नाम मिलता है क्या, राजपूताना, जिसको आप ध्यान में रखना। उसके अलावा राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा ये शब्द किसने प्रयुक्त में लिया था, तो आपको पता है राजस्थान इतिहास का जो पिता है जेम्स टोड, इसको आप ध्यान में रखना। राजस्थान इतिहास का पितामह इसको बोला जाता है। तो इन्होंने इसके लिए राजस्थान के लिए शब्द प्रयुक्त किया क्या, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। तो ये शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम कर्नल जेम्स टोड ने नहीं लिया, तो आपको तीनों नाम आप ध्यान में रखना। 1829 के अंदर इन्होंने क्या लिया था, ये नाम लिया था। उसके बाद में इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक आप ध्यान में रखना, नाम ध्यान में रखना, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसको आप ध्यान में रखना। इस पुस्तक का ये भी 1829 के अंदर क्या होती है, प्रकाशित होती है। क्लियर है। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ये राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत नाम को लेकर है। उसके अलावा इनका संवैधानिक जो नाम पड़ता है राजस्थान का, संवैधानिक नाम 26 जनवरी 1950 को राजस्थान आपका नाम प्रकाशन में आ जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ये आज अपने सबसे पहले नामकरण को लेकर अपने थोड़ी बात कर ली। अब उसके बाद में अन्य छोटे छोटे नाम आते हैं। जैसे अगर बात योधे नाम कहाँ पे मिलता है, योधे, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसके लिए योधे नाम मिलता है, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में जांगल देश नाम आ जाता है, जांगल देश या जांगलधर भी नाम आ जाते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पूरा बेल्ट है इसे क्या बोलते हैं, शेखावाटी, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पे बागड़, ये वाला जो प्रदेश है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीमा लगती है, इस प्रदेश के लिए बागड़ शब्द यूज होता है, बागड़,
कई बार एक क्वेश्चन आता है बागड़, ये बागड़ वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। उसके अलावा एक शब्द आता है वागड़, वागड़, वागड़ प्रदेश तो ये वाला आएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए, तो इसको ध्यान रखना। बागड़ जो ये बागड़ प्रदेश है, ये शेखावाटी का कुछ हिस्सा और नागौर का कुछ हिस्सा, शेखावाटी का कुछ हिस्सा है, वाटी व नागौर वाला जो कुछ क्षेत्र है वहां पर ये शब्द प्रयोग में होता है, जिसको आप ध्यान में रखना। वागड़ कहाँ पर है और वागड़ कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से अक्सर बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आप शब्द नहीं पढ़ते कि बै बकरी वाला बै और यहाँ पे वह बल, तो इसको आप ध्यान में रखना कि यहाँ से क्वेश्चन अगर किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ रहे हो और आपको किस प्रकार से आंसर दे रहे हो, तो क्वेश्चन को थोड़ी सी ध्यान में रखना। उसके अलावा वल मांड, इस प्रदेश को आप ध्यान में रखना दोस्तों। इसके लिए मरु प्रदेश भी यूज किया गया, मरु, तो इसको आप ध्यान रखना। जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है इसको आपको क्या बोल रहा है। उसके अलावा मारवाड़, आपको पता है ये वाला जो जैसे अरावली है, अरावली इस प्रकार से अपने राजस्थान से होकर गुजरती है, ये अरावली का प्रदेश है, इस प्रकार से अपने राजस्थान से होकर ये अरावली गुजरती है। ये वाला प्रदेश जो क्या है राजस्थान, जो इस वाला प्रदेश है ये वाला पूरा प्रदेश क्या कहलाता है मारवाड़, और दक्षिण वाला जो प्रदेश है ये वाला जो अरावली के इधर वाला है ये वाला प्रदेश कहलाता है क्या, मेवाड़, ये वाला प्रदेश कहलाता है मेवाड़। हाँ, अब उसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर मेवल, उसके बाद देवलिया, देवलिया, देवलिया अगर बात की जाए प्रतापगढ़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र है उसके लिए यहाँ पे भी प्रतापगढ़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये छोटे छोटे नाम है। उसके अलावा राठ प्रदेश, राठ, तो राठ प्रदेश की अगर बात की जाए तो हरियाणा के साथ में जैसे अलवर वाला जो प्रदेश है उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त में लिया गया, राठ प्रदेश लिया गया। उसके अलावा अगर बात की जाए अहीं छतरपुर, अहीं छतरपुर, अहीं छतरपुर के बारे में अगर बात की जाए तो ये नागौर वाला प्रदेश आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ये छोटे छोटे नाम है, जैसे गिरवा आ जाएगा, गिरवा। उसके बाद में बोराट प्रदेश, बोराट, बोराट, भोमट, भोमट। उसके बाद है ऊपरमाल। तो ये सारे जो नाम है आप जब ज्योग्राफी अपने आगे पढ़ते जाएंगे इसके बाद में तो सारी चीज़ों के नाम अपने को देखने को मिले। बिजोलिया प्रदेश वो भी अपने देखेंगे। तो ये राजस्थान के छोटे छोटे नामकरण को अपने बात करेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया योधेय प्रदेश कहाँ पर है, उसका जांगलदर प्रदेश कहाँ पर है, उसके अलावा मांडिया मरु प्रदेश कहाँ पर है, वल प्रदेश कहाँ पर है, उसके अलावा छतरपुर कहाँ पर है, राठ प्रदेश कहाँ पर है, शेखावाटी प्रदेश कहाँ है, वागड़ प्रदेश कहाँ है और बागड़ प्रदेश कहाँ है। तो इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि यहाँ से छोटे छोटे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। हाड़ौती प्रदेश आपसे पूछा सकता है, हाड़ौती, हाड़ौती। उसके बाद में ढूंढाड़, ढूंढाड़, इसको भी आप ध्यान में रखना। ढूंढाड़ का भी पूछा जा सकता है, हाड़ौती का पूछा जा सकता है, मेवाड़ का पूछा जा सकता है और आपका जो मारवाड़ है। तो ये 4 प्रदेश तो आपको ध्यान में रखना है। 4 प्रदेश कौन कौन से बताए मैंने आपको, मेवाड़, उसके अलावा मारवाड़, उसके बाद है ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो ये हाड़ौती, ढूंढाड़। अब इसकी बात की जाए अरावली के जो दक्षिण वाला, दक्षिण ये वाला जो हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है, इसको आप ध्यान में रखना कि ये जो प्रदेश है जैसे उदयपुर का हो गया, चित्तौड़, राजसमंद और उसके अलावा भीलवाड़ा वाला प्रदेश, ये सब क्या कहलाता है, मारवाड़ के मेवाड़ कहलाता है। मारवाड़ा वाला प्रदेश का जो अरावली के इधर वाला जो हिस्सा है, पश्चिम वाला जो हिस्सा है, उसको आप ध्यान में रखना। तो ये वाला प्रदेश क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा और जैसलमेर के अलावा बाड़मेर आ जाएगा, ये वाला प्रदेश आ जाएगा अपना। और ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर अगर बात कीजिए मुख्य रूप से दौसा का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में जयपुर का तो प्रमुख रूप से क्षेत्र है। तो ये वाला जो पूरा बेल्ट क्या आ जाएगा, ढूंढाड़ प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश के अंदर देखा जाए कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ प्रदेश किसके अंदर आ जाएंगे, ये हाड़ौती प्रदेश के अंदर। तो ये आपको बड़े नाम तो याद रखना है, उसके अलावा छोटे छोटे भी नाम को नाम भी बताया, उसके अलावा राठ भी नाम बता दिया। अलवर वाला जो क्षेत्र है उसको आप ध्यान में रखना। शेखावाटी प्रदेश है, योधेय प्रदेश है, जंगलधर प्रदेश है, वल, मांड, ये जो प्रदेश मैंने आपको बताया इनको आप बढ़िया से ध्यान में रखना। और उसके बाद में अपने बात करेंगे स्थिति, जो राजस्थान की जो अवस्थिति है वो कहाँ कहाँ पे किसके संदर्भ में क्या चीज़ है, तो अपने इसको आप बढ़िया से इसको देखना। और इसके जो छोटे छोटे नामकरण है उनको भी आप देख लेना। वैसे तो बड़े बड़े मैंने आपको नाम बता दिए। और उसके बाद में इसका सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बसंतगढ़ के अंदर राजस्थान द्वितीय नाम मिला है। मोनोत्तनैंसी और राजरूपक के अंदर क्या मिला नाम, तो राजस्थान नाम मिला है। राजपुताना नाम सबसे पहले किसने दिया था, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। इसका
जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर इसका क्या दिया था, नाम दिया था। फ्रैंकलिन ने इसका उल्लेख किया अपनी पुस्तक द मिलिट्री ऑफ द मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज के अंदर 1805 के अंदर ये प्रकाशन हुई थी। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये शब्द किसने प्रयुक्त में लिया था, तो कर्नल जेम्स रॉड, जिसे अपने राजस्थान इतिहास का पितामह बोला जाता है। 1829 के अंदर इनकी पुस्तक लॉन्च होती है, क्या नाम है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसको भी आप ध्यान में रखना। और संवैधानिक नाम कब मिलता है इसका, 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक नाम आपको मिलता है। उसके अलावा मैंने आपको छोटे छोटे नाम बता दिए। तो ये जो आपके एग्जाम की दृष्टि से देखने के लिए क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आगे अपने बात करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से आगे कैसे पुटअप होंगे, स्थिति कैसे, राजस्थान के अंदर जो स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर जो स्थिति की बात कर रहे हैं अपने, तो आगे अपने बात कर रहे हैं स्थिति को लेकर कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। तो इसको आप बढ़िया से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन पुस्तक का नाम मैंने इसलिए बताया कि बाई चांस आपसे पुस्तक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से फ्रैंकलिन की कौन सी पुस्तक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज थॉमस ने जो राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया था वो किन की पुस्तक के अंदर उल्लेख मिलता है, तो आपको पुस्तक का नाम भी पता होना चाहिए और जिस व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो अब अपने बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। स्थिति के संदर्भ में अपने 2-3 पॉइंट बनाते हैं कि राजस्थान की स्थिति देखो किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्व के संदर्भ में, क्लियर। उसके बाद में अपने बात करेंगे महाद्वीप के संदर्भ में, क्लियर। और उसके बाद है भारत के संदर्भ में कि राजस्थान की जो अवस्थिति है वो किन किन के संदर्भ में किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। तो सबसे पहले अपन में बात करते हैं, ये बनाया अपन ने ग्लोब, क्लियर। ये भूमध्य रेखा, क्लियर। उसके बाद में ये वाली जो रेखा है इसे अपने बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये कौन सी है, ग्रीनविच रेखा, क्लियर। मतलब कि पृथ्वी का क्या ले लिया, मिडल निकाल लिया इन्होंने, पृथ्वी का क्या निकाल लिया, मिडल निकाल लिया, तो पृथ्वी भट गई अपने। तो ये जो रेखा है तो उससे क्या बनी, उत्तरी गोलार्ध बन गया। ये वाली रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध बन गया, गोलार्ध, क्लियर है। उसके बाद में ये वाली जो ग्रीनविच रेखा खींची तो ये वाला जो प्रदेश बना था ये बना है पूर्वी गोलार्ध बन गया। ये वाला कौन सा बन गया, पश्चिमी गोलार्ध बन गया। तो इस प्रकार से आपने इसको क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अब बात पूछ रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में, तो आपको पता है जब इंडिया की अपनी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इंडिया का जो मैपिंग आता है वो यहाँ पर मैप आता है इंडिया का, इस तरीके से, इस प्रकार से इंडिया का क्या आता है, यहाँ पे मैप आता है। तो ये वाला उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, तो जहां पर इंडिया की अवस्थिति है, इंडिया की अवस्थिति अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर कहाँ है, उत्तर से लेकर पूर्व के अंदर राजस्थान के भारत की अवस्थिति है। तो भारत भी कहाँ पर है, इंडिया में है। तो इसकी अवस्थिति भारत के राजस्थान के संदर्भ अगर पूछी जा रही है विश्व के संदर्भ में, तो इसकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसको आप ध्यान में रखना। तो विश्व के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कहां पर इसकी अवस्थिति आ जाएगी, तो उत्तर पूर्व के अंदर राजस्थान की क्या आ जाएगी, अवस्थिति आ जाएगी। उसके बाद में अगर बात की जाए महाद्वीप के अंदर, तो अगर महाद्वीप के बारे में अगर देखा जाए, ये महाद्वीप के बारे में अगर बात की जाए, ये महाद्वीप के बारे में, तो महाद्वीप को अगर अपने बांट ले इस प्रकार से, महाद्वीप को इस प्रकार से अपने बांट लेते हैं, ये लो बांट लिया, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो आपको पता है राजस्थान की जो अवस्थिति है, राजस्थान की जो अवस्थिति है वो यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगी आपको, ये राजस्थान की अवस्थिति मिलेगी। तो महाद्वीप के अंदर राजस्थान की जो अवस्थिति है, महाद्वीप के अंदर राजस्थान की जो अवस्थिति है वो राजस्थान की अवस्थिति मिलेगी आपको। ये कौन सी दिशा आ गई, ये वाली कौन सी दिशा आ गई आपको, उत्तर, ये सॉरी, इसको अपने इस प्रकार से अपने बांट लेंगे। तो राजस्थान की जो अवस्थिति आएगी वो किस में आएगी, दक्षिण पश्चिम के अंदर, दक्षिण है पश्चिम के अंदर राजस्थान की क्या आ जाएगी, अवस्थिति आ जाएगी। तो विश्व में कहाँ पड़ रही है, उत्तर पूर्व में। इसके संदर्भ में कहाँ पड़ रही है, तो इसके संदर्भ में दक्षिण पश्चिम के अंदर इसकी अवस्थिति पड़ रही है। उसके अलावा भारत के अंदर देखो, भारत के अंदर अगर बात की जाए, भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए
तो ये भारत का मैप है। भारत के मैप के अंदर अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो अवस्थिति है वो राजस्थान की अवस्थिति ये मिलेगी। तो इसको भी अपने बांट लेते हैं, ये लो। तो राजस्थान की अवस्थिति भारत के अंदर देखा जाए उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पश्चिम भारत के अंदर अवस्थिति आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो ये आपको तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान की अवस्थिति पूछ ली जाए तो वो कौन सी आ जाएगी, वो उत्तर पश्चिम आ जाएगी। विश्व के संदर्भ में या महाद्वीप या एशिया भी यहाँ पे शब्द दे सकता है, एशिया के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एशिया के संदर्भ में कहाँ पे अवस्थिति पड़ेगी, दक्षिण पश्चिम के अंदर इसकी क्या पड़ जाएगी, अवस्थिति पड़ जाएगी, किसके, महाद्वीप के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में अगर बात पूछ रहा है तो उत्तर ध्रुव के अंदर राजस्थान की क्या पड़ जाएगी, अवस्थिति पड़ जाएगी। तो अवस्थिति को लेकर यहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान में रखना कि यहाँ से किस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कथन वाले जो आजकल क्वेश्चन चलते हैं उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपसे क्वेश्चन में भारत के संदर्भ में आपको क्या दे देगा, वो गलत दे देगा, या फिर एशिया के संदर्भ में गलत दे देगा, या फिर विश्व के संदर्भ में क्या दिया जाएगा, गलत दे देगा। तो इसको आप ध्यान में रखना कि अवस्थिति को लेकर विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में, एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में आ जाएगी, भारत के संदर्भ में उत्तर पूर्व के अंदर क्या आ जाएगी, भारत की उत्तर पश्चिम के अंदर क्या आ जाएगी, राजस्थान की अवस्थिति। अब अपने बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष के अंदर। एक आता है कि यहाँ से सूर्य के सापेक्ष के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है उसको अपने देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि राजस्थान की जो अवस्थिति है अपने विश्व के संदर्भ में देख लिया, एशिया के संदर्भ में देख लिया। अब अपने बात करेंगे किसके संदर्भ में, सूर्य के सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सूर्य के संदर्भ में आप, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि कहाँ पर तिरछी किरणें पड़ रही है, कहाँ पर किस प्रकार से किरणें पड़ रही है, उसको अपने बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं सूर्य के सापेक्ष, इसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि राजस्थान के सूर्य के सापेक्ष में क्या अवस्थिति है, किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, उसको अपने आज चर्चा करते हैं। क्लियर। सबसे पहले अपने बात करें ग्लोब को लेकर। ग्लोब में अपने बात करें भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के जैसे उत्तर में चलेंगे अपने, भूमध्य रेखा के जैसे अपने उत्तर में चलेंगे तो यहाँ पर एक रेखा आएगी 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 यहाँ पे आएगी कर्क रेखा, और यहाँ पर 23.5 मकर रेखा। क्लियर। यहाँ पर जो एक रेखा आएगी यहाँ पर इस प्रकार से, ये रेखा आएगी आर्कटिक वर्त। क्लियर। ये वाली रेखा कौन सी आएगी, आर्कटिक वर्त आ जाएगी, और ये वाली जो रेखा है वो कौन सा, अंटार्कटिका वर्त। इसको भी आप ध्यान रखना। ये जो आएगी वो 66.5 डिग्री, और ये भी क्या, 66.5 डिग्री, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा आपको पता है उत्तर में अपने चलेंगे यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा, उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। उत्तरी ध्रुव कब, 90 डिग्री पे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सूर्य के सापेक्ष में पहले तो अपने को क्या पता होना चाहिए, इस ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, इन पे जो रेखाएं खींची गई उनके बारे में अपने को क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अब अपने बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष में, तो यहाँ पे साइड में बना रहा हूं मैं थोड़ा, इसको ये लो, ये बनाया अपन ने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और यहाँ पर मकर रेखा। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्य के सापेक्ष में। आपको पता है सूर्य, ये लो सूर्य अधिकतम जो जाता है वो कहाँ पर जाता है, यहाँ तक, और अधिकतम दक्षिण में जाता है। तब इस तरीके से सूर्य का उत्तरायण होना। अब कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है आरएस मेंस में, सूर्य का उत्तरायण समझाइए, सूर्य का दक्षिणायन समझाइए। तो सूर्य जब किधर जाएगा, सूर्य जब भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर चमकता है तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। उत्तरायण। तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो इसके अंदर मैं इतने समझा पाऊंगा। हाँ, तो जब सूर्य क्या करता है, जब भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना। और वही बात जब सूर्य दक्षिण की ओर आता है, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चमकता है तो उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। दक्षिणायन,
इसको भी आप ध्यान रखना कि सूर्य का उत्तरायण क्या होता है, सूर्य का दक्षिणायन क्या होता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जब भूमध्य रेखा से जब जाकर ये दक्षिण में चमकता है तो उसे क्या बोलते हैं, सूर्य का दक्षिणायन होना। और जैसे सूर्य उत्तर में जाएगा तो यहाँ पर जब उत्तर में चमकेगा तो यहाँ पे ऋतु कौन सी आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। और जब भारत दक्षिण में आके चमकेगा तो उत्तरी भारत के मतलब कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसके अंदर क्या आ जाएगी, शीत ऋतु आ जाएगी। तो इन ऋतुओं का भी क्या चक्कर अपने पढ़ेंगे जब विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, अपन बात कर रहे थे सूर्य के सापेक्ष में राजस्थान की अवस्थिति को पढ़ रहे हैं अपने। अभी राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा बहुत देखेंगे कि राजस्थान में जैसे सूर्य का चमकना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि राजस्थान के अंदर जो सूर्य के चमकने के आधार पर क्वेश्चन आता है कई बार कि राजस्थान में कौन से जिले में सबसे सीधा चमकेगा, कौन से जिले के अंदर सबसे तिरछा चमकेगा। तो आज अपने बात करें राजस्थान पर, तो ये राजस्थान है। तो ये भूमध्य रेखा अपन ने बात करें, सॉरी कर्क रेखा, कर्क, उसके अलावा मकर, तो इसको आप ध्यान रखना। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जब सूर्य यहाँ पर अत्यधिक चमकेगा क्या होगा, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य क्या करेगा, यहाँ पर अत्यधिक चमकेगा तो उच्च तापमान रहेगा, तापमान उच्च तापमान रहेगा। तो यहाँ से जो व्यापारिक पवनें आती है तो यहाँ से उठकर क्या होती है, वो ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब व्यापारिक पवनें ऊपर चली जाती है तो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ पर उच्च वर्षा होती है। राजस्थान के अगर देखा जाए उच्च वर्षा, और उच्च वर्षा होगी तो यहाँ पर क्या विशेषता होगी कि यहाँ से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। तो इसको आप ध्यान में रखना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भूमध्य रेखा पर जब ये कौन कौन सी स्थिति आएगी, जब यहाँ पर सूर्य सीधा उच्च, यहाँ पे तापमान क्या रहेगा, उच्च रहेगा, जब वर्षा उच्च रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो वन किस प्रकार के मिलेंगे आपको, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये विशेषता है। अब अपने बात करते हैं कि यहाँ पर सूर्य का चमकने पर, सूर्य की जो अस्तित्व है उसको लेकर देखें। तो ये कर्क रेखा है, तो यहाँ पर जैसे सूर्य जाएगा तो यहाँ पर जो इनकी किरणें पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी, तिरछी, ठीक है। और जब यहाँ पर इस प्रकार से आएगी किरणें तो किस प्रकार से पड़ेगी, सीधी। तो इसको आज अपनी बात करेंगे कि कैसे सूर्य की किरणें, राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अधिकतम जो किरणें जाएगी वो इस प्रकार से तिरछी जाएगी और सीधी एकदम यहाँ पे पड़ेगी। जहाँ पर सीधी पड़ेगी वहां पर क्या रहेगी, गर्मी ज्यादा रहेगी, और जहाँ पर तिरछी पड़ेगी तो वहां पे क्या होगी, थोड़ी गर्मी कम होगी। तो अब अपने बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि यहाँ से क्या क्या प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसको मैं मिटो रहा हूँ। अब अपने राजस्थान के मैप पर चलते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पता चल ही गया कि मैप के अंदर अगर बात कर रहे हैं अपने राजस्थान की, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। ये राजस्थान के संदर्भ, चलो तो सूर्य, ये भूमध्य रेखा, सॉरी कर्क रेखा आ गया अपने, कर्क रेखा बिल्कुल राजस्थान के जो जिले हैं, ये वाला जिला है राजस्थान के, ये वाला यहाँ से होकर क्या करती है, गुजरती है। ये कौन सी आ गई अपने, कर्क रेखा। सूर्य भूमध्य रेखा मान लो, यहाँ पर मान लो एक गैस कर लेते हैं, यहाँ तक इस तक आती है। तो इसकी जो किरणें हैं सूर्य की किरणें जो है वो इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी। तो इस प्रकार की किरणों को अपने क्या बोलेंगे, तिरछी किरणें, क्लियर। इस प्रकार से जो किरणें आएगी वो क्या आएगी, इस प्रकार से। ये क्या है, सीधी किरणें, सीधी। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर उठाते हैं वो भी आप देख लेना, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे सूर्य की जो किरणें सबसे तिरछी कहां पर पड़ती है, तो गंगानगर पर, गंगानगर पर सबसे तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, गंगानगर में। सबसे सीधी किरणें अगर आपसे पूछ ली जाए तो बांसवाड़ा पे, क्लियर है। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीधी किरणें कहां पे पड़ रही है सूर्य की, तो बांसवाड़ा पे। उसके बाद सबसे तिरछी किरणें कहां पे पड़ रही है, गंगानगर पे। अब यहां तक तो आप सभी पढ़ लेते हो। अब आगे दिक्कत कहां पे आती है क्वेश्चन में, जब आपको युग्म दे दिया जाता है मिलाने के लिए कि सबसे तिरछी किरणों वाले जिलों का युग्म सजाइए, या इसका अवरोही क्रम सजाइए, या अवरोही क्रम सजाइए। यहां पर आके बच्चों की गड़बड़ हो जाती है कि अवरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं कि अवरोही क्रम, सबसे पहले तिरछी किरणों वाले जिलों का आरोही क्रम। देखो आरोही क्रम मेरे तो वैसे याद रहता नहीं, मुझे पता है इसके अंदर 3 शब्द है, 3 शब्द है, और अवरोही के अंदर 4 है।
तो मैं इसको हमेशा इस 4 शब्द से जानता हूँ कि ये क्या है, घटता क्रम है। और इसको मैं हमेशा जानता हूँ कि 3 से आगे 4 संख्या आएगी, तो इसको मैं हमेशा बढ़ता क्रम, तो इसको मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। आपको जिस तरीके से सुविधा रहे उसको आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सॉरी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। क्या पूछ रहा है ये, सॉरी बढ़ता क्रम आपसे पूछ रहे हैं। देखो बढ़ता क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए किसकी, तिरछी किरणों का, यहाँ पे शब्द पे गौर करना और इस पर आप गौर करना थोड़ी सी, कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आरोही क्रम जो है, आरोही तिरछी रेखाओं का जो आरोही क्रम, इसका बताइए। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता। तो यहां से देखो सबसे अधिक कहां पे होती है, यहां पर है। अगर आपसे बढ़ता पूछता तो यहां से इस तरीके से, अवरोही क्रम पूछ रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या था, बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम चलोगे आप बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा, क्लियर, डूंगरपुर, उसके अलावा डूंगरपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा, प्रताप, उसके बाद में कौन सा आएगा, प्रताप के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़। देखो सबसे पहले बांसवाड़ा नजदीक पड़ता है, बांसवाड़ा के पास में कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर डूंगरपुर आ जाएगा। डूंगरपुर जैसे इस तरीके से अपने चलेंगे, डूंगरपुर आ जाएगा, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में अपना झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में अगर बात की जाए चित्तौड़ आ जाएगा, चित्तौड़ के बाद में अगर बात की जाए उदयपुर। क्लियर है। उदयपुर के बाद में आपसे क्वेश्चन और ट्रिकली पूछ ले तो 12, और 12 के बाद में आ जाएगा कोटा। तो ये आपको क्या हो गया, ये तिरछी किरणों का आरोही क्रम हो गया, मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है, अब यहां से क्या हो रहा है, तिरछी किरणों का क्या हो रहा है, और देखो तिरछी किरणों का क्या हो रहा है, बढ़ रहा हो रहा है। और अंतिम रूप से क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा तिरछी किरण कहां पे पड़ेगी, गंगानगर पे पड़ेगी। और ये क्रम आपसे पूछ लिया जाए, ये क्रम आपसे पूछ लिया जाए कौन सा, तिरछी किरणों का अवरोही क्रम, क्या पूछ लिया जाए, अवरोही क्रम, मतलब कौन सा आ गया, घटता क्रम। यहां से घटती है कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस प्रकार से अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये कौन सा क्रम आ जाएगा, इन किरणों का क्या, घटता क्रम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सूर्य की तिरछापन के बारे में आपको बता दिया, आरोही क्रम, उसके बाद में कौन सा बता दिया मैंने, अवरोही क्रम। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में पुट अप होंगे। जो आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को खास तौर पर इन शब्दों पे गौर करना है, इन शब्दों पे गौर करना है कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ सब लेते हैं, सब इस पे रट्टा मार लेते हैं। एग्जामिनर क्या थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन बना देता है, घुमा के इसको क्वेश्चन देता है, और यहाँ पर अपने आता हुआ भी अपने क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत करते हैं अपनी जल्दबाजी के कारण। तो इसको आप ध्यान में रखना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो इसको आप ध्यान में रखना। ये क्या होता है, बढ़ता क्रम, और ये क्या होता है, घटता क्रम होता है, इसको आप ध्यान में रखना। तो अपने बात कर ली किस पर, तिरछेपन पर। तिरछेपन में जो जिले मैंने आपको बता दिए उनको आप ध्यान में रखना। अब अपने बात करेंगे कि यहाँ से जो सूर्य का जो सीधापन है, सीधेपन पर अपने बात करेंगे कि सीधेपन में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो तिरछेपन पर अपने बात कर ली। देखो अब अपने बात करेंगे क्या, सीधेपन पर, सीधेपन पर, सीधापन किसका, सूर्य का सीधापन। राजस्थान के संदर्भ में अपने बात करें, सबसे आपको पता है कब कहां पर सीधापन चमकेगा, इसका अपने क्या कर रहे हैं, अगर यहां पे सीधापन का क्या पूछ रहा है आपसे, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो आरोही क्रम में क्या करोगे, बढ़ता। देखो यहां से क्या सबसे ज्यादा पड़ता है, अगर आपसे पूछ रहा है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस प्रकार से आप आ जाना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सीधेपन का क्या आरोही क्रम पूछ रहे हैं, मतलब बढ़ता क्रम। तो यहां से इस प्रकार से बढ़ता आएगा, सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो बढ़ता हुआ क्रम मतलब कि गंगानगर, मानगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसको आप ध्यान में रखना भाई। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से, अगर आप मैपिंग का अच्छा नॉलेज होगा और आपको जिले का क्या दे दिया जाएगा, क्रम दे दिया जाएगा, तो आपको अच्छे से इसको पता होगा। उसके बाद में इसका क्या बता दिया अपने, बढ़ता क्रम बता दिया। अब इसका क्या बता दिया जाएगा, सीधेपन का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये आपको पता होना चाहिए। क्या अभी अपन ने बात करके गए थे, क्या क्या देखो,
सबसे पहले कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर झालावाड़। अब देखो यहाँ पर आके बच्चे गलत कर देते हैं, झालावाड़। अब क्या है, कई बच्चे इसके अंदर झालावाड़, क्या झालावाड़ देखो यहाँ पर स्थिति पड़े झालावाड़ के, देखो यहाँ पर। अब कई बच्चे यहाँ पे चित्तौड़ और झालावाड़ के अंदर, चित्तौड़ और उसके अंदर उदयपुर में कंफ्यूजन हो जाता है कि चित्तौड़ को करें या इसको उदयपुर को करें। पर चित्तौड़ और झालावाड़ से भी नीचे जिनकी सीमा लगती है वो किसकी लगती है, झालावाड़ की लगती है। तो झालावाड़ को ध्यान में रखना, इसको आप भूलना मत। उसके बाद में किसकी सीमा लगती है यहाँ पे, उदयपुर। तो इनको आप ध्यान में रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो ये जो जिले हैं, इन जिलों का क्या रखिए यहाँ पे क्रम याद रखना। तो झालावाड़ आ जाएगा, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, उदयपुर, उदयपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़। तो इसको आप ध्यान रखना, झालावाड़, झालावाड़ के बाद में उदयपुर और चित्तौड़। तो ये जिलों का क्या आ जाएगा यहाँ पर क्रम आ जाएगा सिधाने के लिए। उसके बाद में आप और आगे जाना चाहते हो तो लो 12, क्योंकि 12 की स्थिति इससे नीचे आती है, 12, कोटा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको इन जिलों का युगम के अंदर आपको सजाने के लिए अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये अपना सूर्य के सापेक्ष के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनता है, इसको मैंने करवा दिया। सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम बता दो, उसके बाद में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम के अंदर अगर देखा जाए हनुमानगढ़, गंगानगर, मानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाएगा। उसके बाद में सीधेपन के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़ और 12, कोटा। ये अपना क्या आ जाएगा, इसकी सूर्य के सापेक्ष के अंदर जो बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम है, इसको अपन ने देख लिया। तो आज के बाद में यहाँ से कोई भी बच्चा कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको ढंग से आप तैयार करना मैप के अंदर। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद में सूर्य के सापेक्ष में एक बार 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे वसंत विषुव कब आता है। उसके अलावा मकर संक्रांति, अब मकर संक्रांति तो अपने पता है, ले भैया भी रेवड़ियाँ बंटेगी और मूंगफलियाँ बंटेगी। तो वो वाला अपना क्या करते हैं, मकर संक्रांति जो कि आता है अपना कब, जनवरी में। पर ये वो मकर संक्रांति नहीं है। तो इसी के अंदर देखो सूर्य के सापेक्ष में, ये पूरे विश्व के अंदर देखो सूर्य के सापेक्ष में, यहाँ से 3-4 डेट बता रहा हूँ आपको। जैसे बात की जाए 21 जून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा आएगा, करक संक्रांति, संक्रांति, क्लियर। उसके बाद में अगर बात की जाए 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को क्या आएगी, मकर संक्रांति, क्लियर है, मकर संक्रांति। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर बात की जाए 23 सितंबर, 23 सितंबर को ध्यान रखना, ये आएगा अपना शरद विषुव। इसको भी आप ध्यान में रखना। 23 सितंबर को क्या आ रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि 23 सितंबर को क्या आ रहा है, तो 23 सितंबर को आ रहा है अपना ये शरद विषुव आ रहा है। उसके बाद में 21 मार्च को अगर बात की जाए, 21 मार्च, यहाँ पे आएगा अपना बसंत विषुव। तो इसको भी आप ध्यान रखना, बसंत विषुव आ जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखना, विषुव आ जाएगा। तो अब अपने बात करते हैं इन पर कि ये कंडीशन कब बनती है, कैसे बनती है। देखो भूमध्य रेखा, ये आगे ग्रीनिच रेखा, जब सूर्य जब यहाँ पर सीधा चमकता है, इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। तो आपको पता है इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, अत्यधिक क्या होती है, गर्मी। अब देखो कंडीशन क्या करे, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। तो इसको आप ध्यान रखना, कर्क संक्रांति कब आती है, 21 जून को आती है। यहाँ पर क्या लोकेशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है, देखो कर्क संक्रांति में यहाँ पे दिख रहा हूँ, कर्क संक्रांति क्या कंडीशन यहाँ से बनती है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आप ध्यान रखना। देखो तो कर्क संक्रांति में देखो कब आ रही है, 21 जून को आ रही है। क्या कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पर दिन जो होगा, दिन पहली बात ऋतु कौन सी है, देखो सीधा चमकेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान अत्यधिक होगा, तापमान अत्यधिक होगा तो ऋतु कौन सी आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यहाँ से क्या आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। और क्या लोग यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, दिन बड़े, रात छोटी, उसके अलावा परछाई, जो परछाई होती है वो सबसे छोटी परछाई, या परछाई ना के बराबर यहाँ पर बनती है। तो इसको आप ध्यान में रखना,
तो 21 जून की बात अगर की जाए तो यहाँ पर दिन क्या होगा, सबसे बड़ा, रातें छोटी, और सबसे छोटी क्या बनेगी, यहाँ पर परछाई बनेगी। और ये संदर्भ में अगर आपसे बात पूछ ली जाए कि इस कंडीशन के अंदर दक्षिण गोलार्ध में क्या कंडीशन बनेगी, गोलार्ध, तो इसको ध्यान रखना। इससे जस्ट उल्टा बन जाएगी, यहाँ पर ऋतु कौन सी आ जाएगी बेटा, शीत ऋतु। ऋतु कौन सी आ जाएगी, शीत ऋतु। रात क्या हो जाएगी, यहाँ पर छोटी है तो रात यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी रात और छोटा दिन। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, यहाँ पे दिन कौन सा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, रात कौन सी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। ये किसके संदर्भ में बता रहा हूँ, दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में। तो ये अपना कौन सा हो गया, करक संक्रांति कब आती है, 21 जून को, और इसकी क्या कंडीशन बनती है इसको भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में अपना मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पे अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर लोकेशन क्या बनेगी, सूर्य का कहाँ पे हो गया, दक्षिणायन होना। सूर्य कब हो जाता है, यहाँ पे दक्षिणायन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म है ऋतु आ जाएगी। और वही बात, दिन बड़े, रात छोटी। और वही बात, अगर ये मकर संक्रांति के संदर्भ में अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहे हैं तो क्या कंडीशन बन जाएगी, सर्दी हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध के अंदर। दिन क्या हो जाएंगे, दिन आपके क्या हो जाएगी, छोटे हो जाएंगे, रातें क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये मकर संक्रांति के संदर्भ में। मकर संक्रांति कब आती है, 22 दिसंबर को। और इस समय आपको पता है ठंडी चल रही है, अभी आने वाली है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर के दिन आप देख लेना, दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या है, ठंड है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ठंड है। अब उसके बाद में जो रात होगी वो क्या होगी, छोटी। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या, रात बहुत बड़ी होगी और दिन क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद में अपने बात करें, एक शब्द मैंने आपको लिखाया था क्या, शरद विषुव। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से और भूमध्य रेखा पर जब सीधा चमकता है तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, शरद विषुव। इसको भी आप ध्यान में रखना। और ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन आती है अपने 23 सितंबर को ये कंडीशन आती है। और इस अवधि के अंदर क्या होता है, विश्व भर के अंदर दिन रात की अवधि समान होती है। इसको आप ध्यान में रखना, दिन रात की अवधि क्या रहेगी, समान रहेगी पूरे विश्व के अंदर। तो इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा एक मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य की किरणें उत्तर से, सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव से कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर सीधी चमकेगी, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वसंत विषुव। तो इसको भी ध्यान रखना। ये कंडीशन कब आ रही है, 21 मार्च को। और 21 मार्च को वही कंडीशन बनेगी कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में क्या हो जाएगी, दिन रात की अवधि समान हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये आज का अपना जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में आपने इतना ही पढ़ेंगे स्थिति तक। अगले वाला जो टॉपिक है उसके अंदर विस्तार भी पढ़ेंगे, आकृति भी पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीमाओं को देखेंगे। तो ये स्थिति को लेकर मकर संक्रांति कब आती है, करक संक्रांति कब आती है, वसंत विषुव कब है और शरद विषुव कब है, और अपने करेंगे कल के क्लास में। जय हिंद साथियों।